आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज की इस क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछली क्लास में हमने देखा था कि करंट अफेयर्स का महत्व क्या है, फिर तैयार कैसे किया, दोनों ही पहलुओं पर हमने बात कर ली थी। और अंत में निष्कर्ष के रूप में हमने देखा था कि डेली बेसिस पे 1-2 घंटे करंट अफेयर हमें तैयार करनी है, उसके बाद मंथली बेसिस पे हमें करंट अफेयर्स को तैयार करना है। तो इसी श्रृंखला में ये वीडियो है जहाँ मैं लेके आया हूँ अक्टूबर माह की करंट अफेयर्स आपके लिए। अक्टूबर माह की आप सोच रहे होंगे सर अक्टूबर माह से ही, देखो, जहाँ तक अपनी वीडियोज़ हैं वो स्पेशली यूपीएससी और आरपीएससी से रिलेटेड। अगर बात की जाए कि आरएस के एग्ज़ाम की, तो आरएस का संभावित एग्ज़ाम प्री अगले साल हो सकता है। तो आप मान के चलिए कि हर पेपर में, चाहे यूपीएससी का हो आरपीएससी, साल 1.5 साल की करंट अफेयर्स पूछी जाती है। अगर अपन टेंटेटिव डेट एक मान के चलें कि अक्टूबर या नवंबर माह में इस साल अगर पेपर होता है आरएस का प्री, तो उसके लिए हम क्या है कि अभी से अक्टूबर माह से स्टार्ट कर देते हैं। अगर 1-2 माह ऊपर नीचे पे एग्ज़ाम होता है तो उस हिसाब से अपन एक आध वीडियो और रीशेड्यूल कर लेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अक्टूबर माह के करंट अफेयर्स के साथ। इस वीडियो का एक मेन उद्देश्य ये भी है कि करंट अफेयर्स को पढ़ना कैसे और किन किन फैक्ट्स को हम प्रति माह याद कर सकते हैं, किस प्रकार से करना है, मोटा मोटा हम ये देखेंगे। कल उसके बारे में बात करी थी, तो आज देख लेते हैं अक्टूबर माह के करंट अफेयर क्या क्या है, ठीक है। करते हैं सबसे पहले वैश्विक भुखमरी सूचकांक। देखो दोस्तों, ये वार्षिक रूप से जारी होता है, तो ऐसी कोई नई बात नहीं है कि इसी साल जारी हुआ है। बस अक्टूबर माह में जारी हुआ था, इसलिए ये क्या अक्टूबर की करंट अफेयर। तो सबसे पहले कोई भी इंडेक्स तैयार करनी है हमें, कोई भी सूचकांक तैयार करना है, तो ये देखना है कि किस प्रकार जारी होता है। वार्षिक, मासिक, त्रैमासिक, छमाही, द्विवार्षिक, किस आधार पर जारी होता है ये देखना है। तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक वार्षिक रूप से जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है, पेन ले लेता हूँ, ये जारी किया जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर वेलफेयर द्वारा, ठीक है। उपयोग क्यों किया जाता है, जारी क्यों किया जाता है? तो जैसा कि इसका नाम ही सजेस्ट करता है कि वैश्विक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर भुखमरी की क्या स्थिति है, उसको मापने के लिए इसको क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। तो हम नाम से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा सूचकांक किस लिए है, ठीक है। उद्देश्य देख लिया। फिर इसके लिए कि 4 संकेतकों का उपयोग किया जाता है। ये जो सूचकांक जारी किया जाता है, इसमें 4 संकेतक होते हैं। कौन कौन से? अल्प पोषण। अल्प पोषण में क्या देखा जाता है? कैलोरी की जो मात्रा है, जितनी मात्रा आवश्यक है उससे कम ली जा रही है, ठीक है। दूसरा है बाल ठिगनापन। ठिगनेपन में क्या है कि उम्र के हिसाब से लंबाई को मापा जाता है कि बच्चे की उम्र कितनी है और उस हिसाब से उसकी लंबाई है या नहीं। इसके बाद बाल दुबलापन। बाल दुबलेपन में क्या देखा जाता है? जितनी बच्चे की हाइट है उस हिसाब से उसका वेट है कि नहीं। बाल मृत्यु दर में देखा जाता है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर क्या है। इसके बाद इन संकेतकों का भारांश क्या है, तो इनका भारांश देख लीजिए। अल्प पोषण का 1/3 है, बाल ठिगनेपन का 1/6 है, बाल दुबलेपन का भी 1/6 है और बाल मृत्यु दर का भी 1/3 है। तो मोटे रूप से किसी भी इंडेक्स को पढ़ने से पहले हमें क्या देखना है, कैसे जारी किया जाता है। वार्षिक जारी किया जाता है, मासिक, त्रैमासिक या द्विवार्षिक, जैसे भी जारी किया जाता है वो उस पर फोकस करना है। कई बार क्या एग्जामिनर सिंगल लाइन देता है कि जैसे वैश्विक भुखमरी सूचकांक इस संस्था द्वारा छमाही रूप से जारी किया जाता है, तो बच्चा ये तो देख लेता है किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन वो छमाही पढ़ना भूल जाता है। तो कई बार क्या हम गलत आंसर पर टिक कर बैठते हैं, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि कैसे जारी किया जाता है। इसके बाद जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उस पर मैं बताऊं विशेष रूप से कैसे फोकस करना है, कैसे पढ़ना है। जैसे इसकी गणना क्या 100 बिंदु पैमाने पर की जाती है, और इसमें 0 क्या है, सबसे अच्छा, और 100 सबसे खराब। एग्जामिनर कई बार क्या करते हैं, ब्लफ करने के लिए इसको रिवर्स कर देता है। रिवर्स कैसे करेगा कि 0 को तो सबसे खराब बता देगा और 100 को सबसे अच्छा बता देगा, ठीक है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है एग्जाम के दौरान और पढ़ने के दौरान। जब अच्छे से पढ़ोगे तभी तो एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। तो इसलिए तैयारी के स्तर पर कोई कमी नहीं रखनी, ठीक है। इसके बाद सिंगल लाइनर जो क्वेश्चन होंगे, जैसे आर एस प्री हुआ या अधीनस्थ बोर्ड का एग्जाम हुआ या आरपीएससी कोई एग्जाम, तो उनमें क्या ये वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, भारत की कौन सी रैंकिंग है, ठीक है। तो ये रैंकिंग वाला हमें याद रखना है। और भारत का जीआई स्कोर स्कोर क्या है, तो 28.7 है। और इसी आधार पर भारत को क्या है, भुखमरी की गंभीरता वाली श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। किसमें रखा है? गंभीर श्रेणी में। बाल दुबलेपन में भारत की दर क्या है, 18.7 है, जो विश्व में क्या है, सबसे ज़्यादा है। ये इसकी गंभीरता को दर्शाता है। इसके बाद भुखमरी, अब ये तो बात हो गई फैक्चुअल।
और प्री के लेवल की। अब क्या कई बार मेंस में क्वेश्चन आ जाता है, यूपीएससी हो चाहे आरएस के भारत की भुखमरी सूचकांक में खराब स्थिति है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? या फिर ऐसा भी कमेंट करने के लिए पूछ लिया जा सकता है कि सरकार द्वारा क्या पहल की जा रही है, सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। ठीक है, तो वहां पर हमें ये चीजें याद रखनी है कि सरकार क्या क्या पहल कर रही है। तो भारत सरकार ने इसके लिए क्या क्या पहल की है ये देख लीजिए। जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 आप सब लोग जानते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हुई। इसके बाद पोषण अभियान हुआ। इसके बाद राइट टू ईट मूवमेंट हुआ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो कि कोरोना काल में चलाई गई थी। ठीक है, इसके बाद आप एक पॉजिटिव लाइन पे अपना आंसर कंक्लूड करके छोड़िए कि सर 2015 में भारत का जीआई स्कोर 29.2 था, जबकि 2023 में कितना है 28.7, जो कि क्या दर्शाता है, मामूली सुधार को दर्शाता है। देखो, बीइंग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आपसे क्या एक पॉजिटिव माइंडसेट की अपेक्षा की जाती है। ठीक है, सरकार द्वारा या जो भी संस्था आपका एग्जाम कंडक्ट करा रही है उसके द्वारा। तो इंटरव्यू में ये बातें विशेष महत्व रखती हैं, और मेंस के एग्जाम में अगर आप पॉजिटिव नोट पे अपना आंसर एंड करते हो तो आपको बढ़िया मार्क्स मिले। ठीक है, के बाद जो अक्टूबर माह में एक दूसरा बिंदु जो मुख्य रूप से चर्चा में रहा वो है इजराइल हमास संघर्ष। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, मैं आपको दो चार चीज़ बता देता हूँ कि स्टार्ट कब हुआ। 7 अक्टूबर को। यूपीएससी और आरपीएससी आरएस वालों को इतना डेट याद करने की जरूरत नहीं है। छोटे जो भी अन्य एग्जाम होते हैं जहाँ वन लाइनर है वहाँ पूछा जा सकता है, तो वो बच्चे जरूर थोड़ा सा याद रख सकते हैं। अदरवाइज यूपीएससी और आरपीएससी आरएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन वन लाइनर में डेट रिगार्डिंग नहीं पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद कौन से ऑपरेशन के तहत हमास के लड़ाकों ने इसराइल पे आक्रमण किया? तो कौन सा ऑपरेशन है? तूफान अल अक्सा फ्लड। ये भी सिंगल लाइनर पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना। इसके बाद क्या है कि इसराइल ने भी घोषणा कर दी युद्ध की, और हमास पे वो अभी भी अटैक कर रहा है। ठीक है, हजारों की संख्या में लोग मारे गए हैं, अभी तक युद्ध चल रहा है, आपको पता है। ठीक है, इसके बाद ये इसराइल और फिलिस्तीन का नक्शा है। फिलिस्तीन में ये वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी दोनों आते हैं। अब कोई भी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय घटना हो तो आप मैप जरूर देख लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप यूपीएससी के प्री का एग्जाम उठा के देखोगे पेपर को, तो आप वहाँ पर पाओगे कि मैप रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी प्रकार आरएस में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कहीं भी कोई घटना हुई तो उसके मैप से रिलेटेड करके एग्जामिनर के क्वेश्चन फ्रेम कर देगा। ये भूमध्य सागर से टच करने वाले देशों का क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी प्री में, जिसमें इसराइल भी ऑप्शन था, जॉर्डन भी था। आप चाहे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद संघर्ष का इतिहास क्या रहा है? तो संघर्ष का इतिहास आप तो दो चार क्रम में बांट कर देख सकते हैं। पहला तो क्या है कि ओटोमन साम्राज्य, उस्मानी साम्राज्य के समय क्या था? तो इस समय क्या है कि अरब तो इस क्षेत्र में बहुसंख्यक थे, और यहूदी क्या थे? अल्पसंख्यक थे। तो भी इस क्षेत्र में क्या थोड़ी बहुत झड़पें देखने को मिल रही थी। ठीक है, इसके बाद दूसरा देख सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध में के बाद क्या है कि ओटोमन साम्राज्य का क्या हो गया? विघटन हो गया, पतन हो गया। आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी। मॉडर्न हिस्ट्री में जो खिलाफत आंदोलन होता है भारत में, वो इसी से रिलेटेड रहता है। वहाँ से आप रिलेट करके इसको देख सकते हैं। देखो, करंट अफेयर्स का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही सारी चीज़ नहीं होगी। करंट अफेयर्स भी कहीं ना कहीं क्या है कि आपके हिस्ट्री से जुड़ा रहता है। अब ये हिस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल कोर हिस्ट्री के सर मेडाइवल से जुड़ा होगा, एंशियंट से जुड़ा होगा, या फिर मॉडर्न से जुड़ा होगा। हो सकता है कि पिछले साल की भी कोई ऐसी घटना घटी हो, उससे जुड़ा जुड़ा हो, तो क्या वो भी हिस्ट्री होगी ना पिछले साल की। तो हिस्ट्री तो क्या है, जो आज घट गया कल वो हमारे लिए क्या हिस्ट्री रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार आपको रिलेट करके देखना है हिस्ट्री से भी। फिर तीसरे स्तर पर, हाँ, ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो विघटन हुआ उसमें क्या है, इन दो समझौतों का नाम आप याद रखना। साइकस पिकोट समझौता 1917 की, वाल्फर घोषणा। वाल्फर घोषणा पत्र में क्या है कि ब्रिटेन ने घोषणा की कि यहूदियों के लिए क्या एक अलग राष्ट्र होगा, जो कि क्या, इसराइल होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके यहूदी बसने लगे, और देशों से जहाँ भी उनका शोषण हो रहा था, उन पर अत्याचार हो रहा था, इसलिए वो वहाँ कहाँ आके बसने लग गए? इसराइल की भूमि। ठीक है, वैसे वो फिलिस्तीन की, अरब राष्ट्रों की भूमि थी, बट वाल्फर घोषणा पत्र में इंग्लैंड ने क्या कहा? यहूदी राष्ट्र, यहूदी जो नागरिक हैं, यहूदी जो व्यक्ति हैं, उनके लिए क्या एक अलग देश बनेगा, कहाँ? इसराइल में। ठीक है, इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ? यहूदी नरसंहार। आपने नाजी जर्मनी का वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी, वहाँ पर किस प्रकार यहूदियों का शोषण हुआ था। उसके बाद राष्ट्रवाद की भी भावना के सब अपने राष्ट्रवाद, जैसे अभी ट्रंप का देखा होगा आपने कुछ पहले, और भी देशों का राष्ट्रवाद देखा होगा। वहाँ पर क्या है कि दूसरे लोगों से थोड़ी घृणा करते हैं,
अपनी नस्ल अपने देश के लोगों को बढ़ावा देते हैं, तो इस कारण यहूदियों का शोषण हो रहा था, वो वहाँ से भाग रहे थे। तो जर्मनी आंदोलन भी हुआ था। तो इन विभिन्न कारणों से क्या है कि यहूदी लोग इजराइल में आके बसने लग गए। ठीक है, तो इन दोनों गुटों के मध्य संघर्ष और बढ़ गया। दोनों गुट कौन से, एक तो अरब नागरिकों को और एक यहूदी लोगों के बीच। इसके बाद हम देख सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध बाद के क्या हुआ, और द्वितीय विश्व का हमने देख लिया। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र द्वारा क्या फिलिस्तीन के विभाजन की योजना बनाई गई और कहा गया कि दो राष्ट्र बन सकते हैं, एक फिलिस्तीन और एक इजराइल। इस पे क्या यूपीएससी प्री ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि टू नेशन थ्योरी किन देशों से संबंधित है। आप चाहें तो पिछले ईयर्स के पेपर्स में देख सकते हैं कि टू नेशन थ्योरी किस देशों से संबंधित है, और सीधा सा आंसर निकल के आ रहा था आपका कि इजराइल और फिलिस्तीन। लेकिन इस योजना को क्या अरब जगत द्वारा क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया, और इसके कारण क्या संघर्ष आरंभ हो गया। अब इन संघर्षों को हम देख सकते हैं कि मोटे मोटे क्या चार संघर्ष हुए हैं। एक तो प्रथम अरब इजराइल युद्ध कब हुआ, 1948 में। दूसरा हुआ 1956 में, जिसे स्वेज युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा हुआ 1967 में, जिसे 6 दिवसीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और चौथा हुआ 1973 में, जिसे क्या है योम किप्पुर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और हाल ही में जो हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर आक्रमण किया है, वो इसी युद्ध की वर्षगांठ पर किया है। अगर मान लीजिए कोई वन लाइनर क्वेश्चन एग्जामिनर बना दे, निकटतम कोई भी एग्जाम हो, अधीनस्थ बोर्ड की या आरपीएस, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अरब इजराइल युद्ध के दौरान जो भारत के नागरिक फंसे हुए थे वहां पर, उनको बचाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन अजय। यहाँ तक तो बात हो गई अरब इजराइल संघर्ष की। लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं, ये क्या है, अलग अलग घटनाओं के दौरान भारत सरकार द्वारा कौन कौन से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए, उनके बारे में। ये मैंने यहाँ पर क्यों एक साथ कंपाइल किया है, क्योंकि आप जब भी अपने नोट्स कंपाइल करें ना, तो इस तरह करें। क्यों, क्योंकि मान लीजिए 6-7 घटनाएं आगे पीछे हुई है, आपने हर जगह अलग अलग नोट कर रखा है। अब क्या होगा, आप कंफ्यूज रहेंगे। अगर कोई भी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो आपने, क्योंकि अलग अलग जगह पढ़ा है, कई बार के बच्चे को कन्फ्यूजन हो जाता है कौन सा ऑपरेशन किस दौरान चलाया गया। तो आप जब भी नोट्स अपने कंपाइल करें, तो क्या है कि पिछले को देख लें कि इस प्रकार का कोई और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है कि नहीं, तो उनको क्या एक जगह कंपाइल कर लें। आपको फिर क्या है, किसी प्रकार की दुविधा नहीं होगी, एग्जाम में अच्छे से आंसर कर पाएंगे। तो आपको ये याद करने हैं सारे। ऑपरेशन वंदे भारत कब चलाया गया, कोविड-19 के दौरान। ठीक है, ऑपरेशन देव शक्ति कब चलाया गया, जब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया। ऑपरेशन गंगा कब चलाया गया, यूक्रेन संकट के दौरान। ऑपरेशन दोस्त कब चलाया गया, सीरिया और तुर्की में जब भूकंप आए तो वहां राहत के दौरान। ठीक है, ऑपरेशन कावेरी, तो सूडान में क्या है कि सेना और अर्धसैन्य बलों के बीच में क्या एक गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई, वहां पर चलाया गया। ठीक है, तो इस प्रकार आपको आपके नोट्स कंपाइल करने और करंट अफेयर पढ़नी है। फिर आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली, वैसे तो ये साइंस एंड टेक का पार्ट है और उसमें भी क्या है डिफेंस का पार्ट है, बट रिलेटेड क्या है, इजराइल हमास युद्ध से ही रिलेटेड है। क्यों, क्योंकि इजराइल के द्वारा ये डेवलप किया गया है, इसलिए इसको क्या मैंने यहीं पर ले दिया। ठीक है, तो ये इजराइल की क्या है एक प्रसिद्ध आयरन डोम का नाम तो सबने सुना होगा। वो काफ़ी थोड़ी महंगी प्रणाली है और अभी असफल भी हुई। क्यों, क्योंकि जब हमास के ने एक साथ 5,000 रॉकेट दागे इजराइल पर, तो कुछ रॉकेट ने क्या है कि इजराइल को क्षति पहुंचाई। इसलिए क्या है, इसने आयरन बीम मिसाइल सिस्टम का भी क्या किया है, डेवलप किया है। तो ये क्या है, आयरन डोम के साथ काम करने वाली क्या है, सस्ते विकल्प के रूप में डिजाइन की गई है। ठीक है, और ये लेजर गन क्या करती है, प्रकाश की गति से दुश्मन की मिसाइल और रॉकेट को मार सकने में सक्षम है। कई बार पूछ भी लिया जाता है कि प्रकाश की गति बराबर है, कम है, ज्यादा है, तो इसलिए ये चीज ध्यान रखें। इसके बाद एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा अक्टूबर के माह में कि LGBTQIA जो समुदाय है, उनकी काफी लंबे समय से मांग थी कि समलैंगिक विवाह को मान्यता दी जाए। सरकार ने तो हालांकि मान्यता नहीं दी थी, इसलिए लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। और ये जो केस चल रहा था उसका मुख्य नाम क्या था केस का, सुप्रियो सुप्रियो चक्रवर्ती बनाम भारत संघ। आपको सबसे पहले ये नाम याद रखना है। कई बार क्या सिंगल लाइन क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सुप्रियो केस किससे संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए समलैंगिक व्यक्तियों के विवाह के अधिकार से संबंधित है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हें मान्यता देने से मना कर दी है। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर सरकार भी ने मना कर दी, कोर्ट ने मना कर दी, तो आदमी जाएगा। देखो, लॉ होता क्या है, विधि होती क्या है, विधि वही होती है जो एक क्षेत्र विशेष के समाज को क्या है रेगुलेट करती है। ठीक है, अब वो विधि किस प्रकार बनाई जाती है, वो क्षेत्र विशेष के लोगों के हिसाब से ही बनाई जाती है कि लोग क्या चाहते हैं, उनका आचार व्यवहार क्या है,
किस प्रकार वो सोचते हैं, किस प्रकार कार्य करते हैं। तो हो सकता है कि अभी तक समाज में इतनी सोच डेवलप ना की हो, इस बात की स्वीकार्यता पैदा ना की गई हो कि समलैंगिकों को विवाह का अधिकार दिया जाए। समय के साथ साथ क्या है कि लॉस बदलते रहते हैं। जैसे एक समय में सती प्रथा को वैलिड माना जाता था, आज नहीं माना जाता। एक समय में बाल विवाह का काफ़ी मान्यता थी, आज देख लीजिए जी आप कितना कम प्रचलन में है। हो सकता है कुछ समय बाद इसको वैलिडिटी मिल भी जाए, लेकिन हाल फिलहाल में नहीं मिल रही है। तो आप लोग घबराएं मत कि आदमी जाए कहाँ, धीरे धीरे ही सब बदलता है। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सर्वसम्मति से समलैंगिक व्यक्तियों को विवाह का कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है। इसके बाद उन्होंने ये भी मना कर दिया है कि इन समलैंगिक जोड़ों को बच्चे गोद लेने का अधिकार भी होगा। ठीक है, इसको मना कर दिया है। और इस शब्द को आप हाईलाइट कर लीजिए कि न्यायिक संयम। सुप्रीम कोर्ट ने क्या है यहाँ पर न्यायिक संयम का परिचय दिया है। अब इसका एक एडवर्स शब्द है और वो है न्यायिक अतिक्रमण। क्या है? न्यायिक अतिक्रमण। बस सही है, न्यायिक अतिक्रमण। तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का जो बिल आया था, संसद द्वारा लेके आया गया था, उसको तो क्या है सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया था काफ़ी समय। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने किस चीज़ का परिचय दिया था? न्यायिक अतिक्रमण। लेकिन यहाँ पर किस पर चीज़ का परिचय दिया है? न्यायिक संयम का। तो इन दोनों शब्दों को कंपैरेटिव करके आप देख लेना इनका क्या अर्थ है, कौन कौन सी चीज़ें न्यायिक संयम के अंतर्गत आती हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले दिए गए हैं, और कौन कौन सी न्यायिक अतिक्रमण के। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा न्यायिक अतिक्रमण का परिचय दिया है, तो नहीं, आपके पास पॉइंट होना चाहिए कि इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या है न्यायिक संयम का भी परिचय। ठीक। इसके बाद बेंच ने क्या किया है कि जो समलैंगिक जोड़े हैं उनके अधिकारों पर विचार करने के लिए कमेटी गठित करने का फैसला दिया है। और उस कमेटी को अध्यक्षता कौन करेंगे? कैबिनेट सचिव करेंगे। ठीक है। जो कमेटी काम क्या करेगी? कमेटी समलैंगिक जोड़ों की शादी समेत कई अधिकार देने पर विचार करेगी। ठीक। तो ऐसा नहीं है कि पूर्णतः सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि हमारा राइट नहीं है, अगर विधायिका और कार्यपालिका चाहें तो वो इस पर डिसीजन ले सकती हैं, और तब तक के लिए हम एक कमेटी गठित करने का क्या करते थे, आदेश देते थे। ठीक है। अब इसके बाद इन लोगों को क्या कभी भी कोई अधिकार नहीं दिए गए, या फिर इनके साथ हमेशा अन्याय हुआ है, या फिर इनको अधिकार दिए गए हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। क्योंकि ये एक पक्ष हो जाएगा अगर हम एक ही पॉइंट को देखें कि इनको ये इस बार अधिकार नहीं दिए। तो अब तक LGBTQI समुदाय को क्या अधिकार दिए गए, इनको हम देख लेते हैं। तो पहला केस आपने सुना होगा, नालसा बनाम भारत संघवाद 2014। इसमें क्या है, सबसे पहले इनको लैंगिक पहचान दी गई, जिसे आप आज थर्ड जेंडर के नाम से जानते हैं ना, कि थर्ड जेंडर भी होता है। जब पहले आप रेल का फॉर्म भरते थे रिजर्वेशन के लिए, तो आपने देखा होगा कि दो ही जेंडर भराए जाते थे, कि मेल एक फीमेल। लेकिन अब क्या है, थर्ड जेंडर का भी ऑप्शन आता है। और वो कहाँ से मिला है? नालसा बनाम भारत संघवाद 2014 से। इसके बाद नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघवाद है 2016 का। इसमें क्या है, समलैंगिकता से संबंधित जो अपराध था, IPC की धारा 377 में उसे क्रिमिनलाइज कर रखा था, तो उसे अब क्या कर दिया है, डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। ठीक है। इसके बाद 2017 के पुट्टास्वामी वाद बनाम भारत संघवाद में क्या है कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन को क्या किया है, निजता के अधिकार का अनिवार्य घटक माना गया है। 2017 का पुट्टास्वामी वाद UPSC मेंस लिखने वालों को सबको पता है, क्योंकि 2017 में ही UPSC मेंस में निजता के अधिकार पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोग उसे वहां से कनेक्ट कर सकते हैं कि निजता का अधिकार। और 2019 में क्या सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों को संरक्षण अधिनियम 2019 को क्या किया, लागू किया गया। ठीक है। तो ये तो वो अधिकार थे जो भारत सरकार द्वारा दिए गए, विधायिका द्वारा दिए गए, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए। ठीक है। इसके बाद वैश्विक स्तर पर क्या परिदृश्य है, क्योंकि मैंने आपसे बात करी कि लॉ क्या है, हर क्षेत्र विशेष के समुदाय विशेष से रिलेटेड उनके नियम हैं। तो वैश्विक स्तर पर क्या परिदृश्य है, भारत का परिदृश्य हमने देख लिया, वैश्विक स्तर पर क्या है वो देख लेते हैं। तो 130 से अधिक देशों ने क्या समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर रखा है। ठीक है। इसके बाद 2001 में नीदरलैंड समलैंगिक विवाह को वैधता प्रदान करने वाला क्या था, पहला देश था। और दुनिया में अब तक क्या है कि 30 से अधिक देशों द्वारा समलैंगिक विवाह को क्या कानूनी मान्यता दी जा चुकी है। ठीक है। तो ये हमने वैश्विक और भारतीय परिदृश्य देख लिया है LGBTQ के समुदाय के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि छात्र छात्राओं के लिए वन नेशन वन स्टूडेंट ID का प्रोविजन किया गया है। वन नेशन वन राशन कार्ड
वन नेशन वन वोट आदि कॉन्सेप्ट आपने तो सुन ही रखे हैं। उसमें एक कॉन्सेप्ट क्या है, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। अब ये जारी कैसे हुआ है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के हिस्से के रूप में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने क्या प्री प्राइमरी स्कूल से लेकर हायर स्टडीज तक सबके लिए लागू कर दिया है। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक अपार आईडी दी जाएगी आपको, जैसे आधार आईडी मिलती है वैसी क्या मिलेगी, अपार आईडी। फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है, इसके आधार पर क्या होगा, इस आईडी से क्या है छात्रों की शैक्षणिक यात्रा और उपलब्धियों को क्या ट्रैक किया जा सकता है। इसे क्या है एडू लेकर भी कह सकते हैं। जैसे कि डिजिट लॉकर आपने सुना होगा, जहाँ पर आप डिजिटल रूप से आपके जो भी फॉर्म्स हैं, जो भी डिग्रीज हैं, आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं उनको सेव रखते हैं, इसी प्रकार ये क्या कहा जाएगा, एडू लेकर कहा जाएगा। इसके तहत भी छात्रों को क्या 12 अंकों का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा। अब ये कितने अंकों का है, इसको याद करने के लिए सीधा सा आप आधार से जोड़ लीजिए, आधार का 12 का है, इसका भी क्या है 12 का है। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या होगा, इसमें जिस तरह छात्रों को यूनिक कोड प्रिंट होगा और इसके माध्यम से स्टूडेंट की क्या है, स्टूडेंट से रिलेटेड सारा डाटा एक ही जगह पे मिल जाएगा, जिसे अपार कार्ड नंबर से भी एक्सेस किया जा सकेगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए तो फायदा क्या होगा, आप ये सोचिए, जैसे मान लीजिए कोई भी अभ्यर्थी है, वो कहीं पर पोस्टिंग पाता है, अब वो आदमी जाता है, किसी को ये शक होता है कि यार ये वास्तव में वही अभ्यर्थी है या नहीं, इसकी डिग्री ओरिजिनल है नहीं या नहीं, तो आप अपार आईडी से देख सकते हैं कि हाँ इसने यहाँ से ये कब पढ़ा है, कि स्कूल की डिग्री वास्तविक है या नहीं, कॉलेज की डिग्री वास्तविक है या नहीं। ठीक है, इन सबको आप देख सकते हैं। इसके बाद तो अक्टूबर में क्या है, नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई है 2023 के लिए, वार्षिक रूप से होते हैं। पढ़ने कैसे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब होता क्या है, इसमें प्राइज मनी भी मिलती है, अलग अलग देशों से संबंधित होते हैं इनको पाने वाले। अब बच्चा क्या है कि एक तो प्राइज मनी को पढ़ता रहेगा, इतने रुपए मिल रहे हैं सबको, रटता रहेगा, 3 आदमियों को मिल रहे हैं तो यार कितने कितने मिल रहे हो, तो ऐसा क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाता है एग्जाम में। ठीक है ना, आपको सारे याद करने हैं, आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट याद कीजिए और किस प्रकार करने हैं वो अपन देख लेते हैं। तो देखिए, छह क्षेत्रों में दिया जाता है, शांति, साहित्य, चिकित्सा, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र में। ठीक है, और कैसे दिए जाते हैं, प्रतिवर्ष दिए जाते हैं, जैसे इंडाइस याद करी थी हमने वैसे ही इनको याद करना है। ठीक है, फिर एक टॉपिक पॉइंट ये है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कार मूलतः नहीं दिया जाता था, इसकी स्थापना क्या बाद में की गई। ठीक है, कब से, 1968 में। इसके बाद एक पॉइंट ये है कि नोबेल का जो सॉरी शांति का जो नोबेल पुरस्कार है उसकी घोषणा कहाँ, ओस्लो में की जाती है, और बाकी सबकी कहाँ की जाती है, स्टॉकहोम में की। अब इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, अकेला आदमी शांति में रहता है, शांति का सबसे अलग जगह घोषित किया जाता है और बाकी के अलग जगह घोषित किया जा सकते हैं। देखो ट्रिक आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा, मैं तो एक तरीका बता रहा हूँ बस। ठीक है, तो इस साल का चिकित्सा का किसे मिला है, चिकित्सा का मिला है कैटलिन कारिका को और ड्रू वीसमैन को। क्यों मिला है, तो कोविड-19 में के दौरान इन्होंने क्या है कि एमआरएनए आधारित टीकों के विकास में काफी महत्वपूर्ण योगदान निभाया। अब पहले तो क्या थे, टीके डीएनए आधारित बनते थे, लेकिन उनको बनने में क्या समय लगता था। एमआरएनए आधारित जो टीके हों वो क्या है कि बहुत ही जल्दी से बनाए जा सकते हैं। अब आपने कोविड-19 में देखा ही होगा कि टीकों की वैसी ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, इसलिए क्या है कि एमआरएनए आधारित जो टीके थे वो काफ़ी यूजफुल रहे हमारे कोरोना से के विरुद्ध लड़ने में, तो इसलिए इनको क्या दिया गया, नोबेल पुरस्कार। फिर दूसरा है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में किसे दिया गया, तो ये दिया गया पीयर एगोस्टिनी, फेरेंक फ्राउज को और एनिएल हुइलियर को। इन्होंने क्या है कि पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो कैसे गति करता है, इसके अध्ययन के लिए क्या है प्रकाश की एटोसेकेंड पल्सेस उत्पन्न करने वाली प्रयोगात्मक विधियों की खोज की। ठीक, के लिए नहीं दिया गया है। इसके बाद रसायन विज्ञान का हम देखें तो दिया गया है मौगी डी बवेंडी, लुइस ए ब्रूस और एलेक्सी योकिमोव को। इन्होंने क्या है क्वांटम डॉट्स की खोज की और उसके विकास के लिए योगदान दिया। इसके बाद साहित्य का तो ये दिया है नार्वे के लेखक जॉन फॉसे को। इन्होंने क्या किया कि अपनी जो रचनाएं हैं उनमें क्या उन लोगों को आवाज़ दी है जो अपनी आवाज बात कहने में सक्षम नहीं है, मतलब कि जो डिप्राइव्ड सेक्शन है उसको इन्होंने अपने साहित्य में आवाज़ दी है। ठीक है, अब ये शांति का जो मिला है ना, इस पे एक स्टार लगा लीजिए, तो शांति का महत्वपूर्ण है। ये जेल में बंद ईरानी मानव अधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। ठीक है, काफी समय से ईरान में क्या है कि महिला अधिकारों के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है महिलाओं को वहाँ, तो उसके खिलाफ वहाँ क्या है कि आंदोलन चल रहा है, उसको लीड कर रही है कौन, नरगिस मोहम्मदी। तो उनके इसके लिए क्या दिया गया है, नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, फिर अर्थशास्त्र का ये दिया गया है क्लाउडिया गोल्डन को, इसलिए कि श्रम बाजार में महिलाओं की क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर श्रम बाजार में महिलाएं काम करें
तो क्या पॉजिटिव आउटकम निकल के आएगा देश की जीडीपी के लिए, स्वयं उनके लिए, इस बारे में हमारे विचार डेवलप करने का काम किया है इन्होंने, इसलिए इन्हें दिया गया है। तो अब याद कैसे करने हैं, देखो याद करने का एक थोड़ा सा सीधा तरीका आपको बताता हूँ। जैसे देखो अर्थशास्त्र, शांति, साहित्य, इनका तो सिंगल सिंगल पर्सन को दिया गया है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या है कि जो इजी होता है ना उसे याद करने की कोशिश की। जब इन तीनों का आपको पता है कि यार सिंगल सिंगल को दिया गया है, अगर मान लीजिए एग्जाम में तीन शांति का पूछ लेता है और तीन आदमियों का नाम आ जाता है एक ऑप्शन में, या दो का आ जाता है, तो आप उसे डायरेक्ट ही काट सकते हो, क्योंकि आपको पता है यार इन तीन क्षेत्रों में क्या सिंगल सिंगल को दिया गया है, बाकी के ऊपर में दो और तीन को दिया गया है। तो इस प्रकार आप अपने हिसाब से ट्रिक बना के देख सकते हैं, ठीक है। ईजी वे में याद कीजिए, डिफिकल्ट वे में नहीं। इसके बाद 19वें एशियाई खेल हुए। अब इसके बारे में क्या है, सिंगल लाइनर क्वेश्चन आ जाता है, यूपीएससी में भी आया था, ओलंपिक का आया था, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप याद कर लीजिए। शुभंकर क्या है, तो चेचेन है, कांगकोंग है, लियन है, ये तीनों शुभंकर क्या है, एक रोबोटों का एक समूह है। इसके बाद ध्येय क्या है, तो दिल से दिल भविष्य, हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। इसके बाद हुए कहाँ है, हांगजाऊ चीन में, इसको याद रख लेना, क्योंकि ज़्यादातर क्या है कि स्थान ही पूछ लिया जाता है वेन्यू के बारे में कि कहाँ पर हुए हैं हाल में। शीर्ष स्थान किसका है, ये याद रखना है, चाइना का है। भारत का कौन सा है, चौथा है। कई बार से जो छोटी एग्जाम होती है वहाँ पर क्या है कि इनके बारे में पूछ लिया जाता है, कितने गोल्ड मिले, कितने ब्रॉन्ज, कितने सिल्वर, इसको भी याद रख लेना। उसके बाद भारत की जो परफॉर्मेंस रही तो कैसी रही, मेंस हॉकी में गोल्ड मिला, मेंस कबड्डी में गोल्ड मिला, और वुमेन्स कबड्डी में भी गोल्ड मिला, मेंस क्रिकेट में भी गोल्ड मिला। तो जो गोल्ड है, सिल्वर भी मिले, ब्रॉन्ज भी मिले, आपको मुख्यतः के पहले गोल्ड्स पे फोकस करना है, क्योंकि अपन ने बात करी थी कि यूपीएससी के एग्जाम में प्री में क्या है 10 से 15 क्वेश्चन करंट के आ रहे हैं, और आर एस में कितने आ रहे हैं, 20 से 22 आ रहे हैं। अब यार आप सारे याद करोगे कि स्थान बना पाएंगे क्या? अगर मान लो मैं भी किस क्लास में जाऊँ या आप भी जाओ, तो सबसे पहले क्या पूछते हैं कि इस क्लास का मॉनिटर कौन है, कौन टॉप स्टूडेंट है, ठीक है, इनके बारे में पूछते हो, या सारे को पूछते हो कि यार 10वां बताना कौन है, 11वां किसके आए हैं, नहीं पूछते ना। तो आप टॉप टॉप याद करिए, उसके बाद बाकी अपना ईजी हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। फिर भारत का तो स्थिति, भारत की स्थिति तो हमने देख ही ली। राजस्थान की क्या स्थिति रही उसको देख लीजिए, क्योंकि राजस्थान रिलेटेड एग्जाम में क्या है कि राजस्थान के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें राजस्थान के 23 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिनमें निम्न ने स्वर्ण जीता। बाकी के आप अपने हिसाब से देखो, बाजार में मंथली मैगजीन भी उपलब्ध है, ठीक है, उनसे आप रट सकते हो। लेकिन मेरा तो सीधा फंडा है कि पहले आप क्या है कि मेन मेन याद करिए, वो याद हो जाते हैं तो उसके बाद आगे बढ़िए। तो अपन ने क्या गोल्ड गोल्ड के ले लिए हैं, वो देख लीजिए। दिवकीर्ति सिंह का नाम इस पर 3 स्टार लगा लीजिए। ये तो क्या है, जो आरएस के मेंस लिख रहे हैं बच्चे, उनको भी याद करना है, ठीक है, क्योंकि पूछा जा सकता है, करंट से रिलेटेड है। इन्होंने क्या, ये घुड़सवारी टीम के हिस्सा थे जिसने 41 साल बाद क्या है स्वर्ण पदक जीता है भारत के लिए। अब ये नागौर के हैं और इनका गांव है पी मारवाड़, ठीक है। इसके बाद भारतीय महिला टीम जो थी कबड्डी की, उसने स्वर्ण जीता। उसमें राजस्थान की कौन कौन महिलाएं शामिल थी, तो निधि शर्मा जी थी, सुषमा शर्मा जी, साक्षी कुमारी और मुस्कान मलिक थी, ठीक है। इसके बाद पुरुष कबड्डी टीम ने भी जीता है, उसमें इन सिंगल पर्सन है तो इनका नाम जरूर याद रख लेना, सचिन तंवर जी हैं जो राजस्थान पुलिस में क्या है एसआई है। इसके बाद रवि बिश्नोई, ये पुरुष क्रिकेट टीम का हिस्से थे, ठीक है। इसके बाद चौथे एशियाई पैरा खेल भी हुए हैं, तो ये भी वहीं हुए हैं हांगजाऊ चीन में, इसको याद कर लेना। मोटो क्या है, फई फई है। ध्येय क्या है, दिल मिलते हैं सपने खिलते हैं, हार्ट्स मीट ड्रीम्स शाइन। शीर्ष स्थान वही चीन का, भारत का यहाँ एक स्थान नीचे है, 5वां है। कितने गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज मिले आप देख लेना। और इनमें फिर इसी खेलों में क्या है, राजस्थान की स्थिति देख लेते हैं। तो 2 आदमियों का नाम याद रखना है आपका, एक महिला का एक पुरुष का। सुंदर सिंह गुज्जर का नाम याद रखना है, इसको आप कर लेना, कितने मीटर दूर भाला फेंका है, क्योंकि कई बार क्या है कि सिंगल लाइन क्वेश्चन में गिनेस बोर्ड ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये याद रख लेना। अवनी लकीरा ने किस कौन सी स्पर्धा में भाग लिया है ये देख लेना, तो किस में लिया है, एयर राइफल स्पर्धा में भाग लिया है, दोनों ने स्वर्ण जीता है। अब ये तो रही मोटी मोटी खबरें जिन पर हमने थोड़ा डिस्कशन भी किया और जो बड़ी भी थी। अब हम वन लाइनर को देख लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि करंट अफेयर्स में वन लाइनर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, स्पेशली आरपीएससी की एग्जाम हो, चाहे वो आरएस की हो, अन्य हो, या अधीनस्थ बोर्ड की एग्जाम हो, तो वन लाइनर्स को भी अपन एक बार देख लेते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका ने क्या चौथी बार रग्बी का क्या जीता है, विश्व कप जीता। फ्रांस में खेला गया था, फाइनल में क्या इन्होंने न्यूजीलैंड को हराया, कितने से 12-11 से हराया। और इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका क्या है, ऐसा पहला राष्ट्र बन गया जिसने 4 बार रग्बी विश्व कप जीता है। उसके बाद 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ चल रहे हैं, गोवा में चल रहे हैं। तो अगले महीने के हम करंट अफेयर करेंगे तब देख लेंगे किसको पहला स्थान मिला है, किसको दूसरा, ठीक है।
फिर चेरिया पानी फेरी सेवा की औपचारिक उद्घाटन किया गया है। याद रख लेना किस किस के मध्य किया गया है, भारत श्रीलंका के मध्य। राज्यों का अगर आ जाए तो भारत के तमिलनाडु के नागीपट्टनम को कहाँ से जोड़ेगा, श्रीलंका के जाफना से। और अगर और भी स्पेसिफाई आ जाए तो लंकेश से जोड़ेगा। ठीक है, ये पहले भी चलती थी फेरी सेवा, लेकिन श्रीलंका में जो सिविल वार था उसके कारण बंद हो गई थी। अब 41 साल बाद दोबारा जारी की चालू हुई है। ठीक है, फिर पद्मा रेल लिंक, इसको आप जरूर देख लेना। ये बांग्लादेश में स्टार्ट हुआ है, किस पहल के तहत, बेल्ट एंड रोड पहल के तहत। किसकी पहल है ये चाइना की पहल है। अब हमारे लिए इसके क्या नुकसान है इस पहल के, वो आपको स्वयं के लेवल पर देखने हैं। इसका मैं मैप जरूर आपको दिखा देता हूँ कि चाइना की वन बेल्ट वन रोड पहल है, इसके हमारे लिए क्या नुकसान है। इसके लिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ। एक तो ये देख लेना आप, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहाँ से निकल रहा है, इस प्रकार भारत की संप्रभुता को चुनौती देता है। इसके बाद हिंद महासागर में ये पहल किस प्रकार भारत की संप्रभुता को चुनौती देती है, भारत के लिए किस प्रकार सामरिक रूप से ये एक चुनौती पैदा करती है, इस विषय पर आपको स्वयं देखना है। अब इससे क्या, जैसे मैं सारी चीज़ स्वयं बता दूंगा, फिर आपका तो क्या कोई काम नहीं रह जाएगा। इसलिए आपको खुद के लेवल पे भी कुछ काम करना है कि सर ये वास्तव में पहल क्या है। इसके आप 2-4 नेट पर डालोगे गूगल पे, फिर आपको मिलेगा कि हाँ इसका क्या प्रोज है क्या कॉन्स हैं, तो ये आपको देखना है। ठीक है, फिर एक स्टैचू ऑफ इक्वलिटी स्थापित किया गया है, किसके लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के लिए। कहाँ किया गया है, अमेरिका में। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में मैरीलैंड उपनगर में। अगर वन लाइनर में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। फिर दिव्यांगजनों के लिए क्या है, देश का पहला खेल प्रशिक्षण केंद्र ग्वालियर में उद्घाटन किया गया है इसका। ठीक है, देश का पहला है इसलिए पूछा जा सकता है। नाम क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र। इसके बाद एक जामरानी बांध परियोजना है, ये कहाँ की है, उत्तराखंड की। अब याद किस लिए करनी है, क्योंकि बहुउद्देशीय परियोजना है। आपने कई बहुउद्देशीय परियोजना पढ़ी होंगी, जैसे भाखड़ा नांगल पढ़ी होगी, तो इसी प्रकार ये भी एक लेटेस्ट बहुउद्देशीय परियोजना है जिसे की स्वीकृति मिल गई है। बहुउद्देशीय परियोजना होती क्या है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पेयजल भी मिलेगा, ठीक है, सिंचाई भी होगी यहीं से, ठीक है, और भी कई काम जैसे कि बिजली उत्पादन का भी हो सकता है। ऐसी परियोजनाओं को क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, फिर सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक, ये भी क्या है, देश का पहला है। कहाँ पर स्थापित हो रहा है, ये हो रहा है हैदराबाद में, उद्घाटन हो गया है इसका। 23 किलोमीटर लंबा है, जिसे क्या कहा जाता है, हेल्थ वे भी कहा जाता है। ठीक है, देश का पहला है इसलिए आ सकता है। फिर है 9M730 प्यूर बोस्टनिक, ये क्या है, एक क्रूज मिसाइल है जो किससे चलती है, परमाणु ऊर्जा से चलती है। अब पश्चिमी मीडिया ने इसे क्या कह रखा है कि रूस की मिसाइल को क्या नाम दे रखा है, चेरनोबिल, उड़ता हुआ चेरनोबिल बताया। चेरनोबिल एक दुर्घटना हुई थी, परमाणु दुर्घटना है, वो भी रशिया में हुई थी। इसका नाम पश्चिम मीडिया ने क्या रख रखा है, उड़ता हुआ चेरनोबिल। सिंगल लाइन में आ जाए कि रूस की किस मिसाइल को उड़ता हुआ चेरनोबिल कहा जाए, आप आसानी से कर सकते हैं। फिर अरुणाचल याक चुरपी, ये क्या है, कोई भौगोलिक संकेतक मिला है। अब से तो आरएस का पेपर दे रहे हैं वो लॉ में रिलेट कर सकते हैं, वहाँ पर क्या है, आईपीआर राइट से रिलेटेड एक टॉपिक है। और जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो पेपर 3 से रिलेट कर सकते हैं, वहाँ पर जोग्राफिकल इंडिकेशन का टॉपिक आता है। ठीक है, तो याक चुर्पी क्या है कि दूध से बनाए जाने वाला उत्पाद है। वास्तव में क्या है, प्राकृतिक रूप से किण्वित पनीर है। तो याक के दूध से उत्पादित ये पहला ऐसा प्रोडक्ट है जिसे कि जीआई टैग दिया गया है, इसलिए मान लो पूछा जाए तो आप याद रख लेना। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO, इसने क्या किया है, सर्वश्रेष्ठ गांव का पुरस्कार दिया है, जो गुजरात के कौन से गांव को मिला है, धोरड़ गांव को मिला है। ये आपको याद रखना इसलिए दिया गया है क्योंकि यह गांव अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, हस्तशिल्प और प्रसिद्ध रण उत्सव के लिए क्या है, लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गया है। इस पर स्पिनोजा पुरस्कार है, ये भारतीय मूल की प्रोफेसर है डॉक्टर जोईता गुप्ता, इनको दिया गया है किसके लिए, जलवायु परिवर्तन जो काम किया है उसके लिए दिया गया है। अब नोट्स में मैंने इसलिए ले लिया है क्योंकि इसे क्या है, डच नोबेल भी कहा जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए पूछ लिया जाए कि डच नोबेल के नाम से जाने वाले स्पिनोजा पुरस्कार हाल ही में किसे दिए गए, तो आप आसानी से फिर कर पाएंगे। 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिए गए हैं, तो वहीदा रहमान को दिए गए हैं। फिर राजस्थान के संदर्भ में एक दो न्यूज और हैं, उनको अपन देख लेते हैं कि राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी 2023-24 के पुरस्कार किसे दिए गए हैं। सबसे पहले तो आप इस अकादमी के बारे में देखेंगे, ये कहाँ है, जस्ट पिछले साल के आरएस के प्री एग्जाम में पूछा गया है कि ये अकेडमी कहाँ है। ठीक है,
तो आप देख लेना, बीकानेर में मिलेगी आपको। इसके बाद इसने जो पुरस्कार दिए उनमें अपन 2-3 देख लेते हैं, वैसे 10-15 दिए। जैसा कि मेरा सीधा सा फंडा है, आपको बताया, ऊपर के 2-4 जो महत्वपूर्ण है वो याद कर लो एक बार। वो सारे याद हो जाते हैं तो आगे बढ़ो। तो अपन 2-3 को देख लेते हैं। पृथ्वीराज राठौड़ सम्मान किसे दिया गया है? ये दिया है मालचंद तिवाड़ी जी को। पूनम चंद बिश्नोई सम्मान ये दिया गया है डोंगरगढ़ के श्याम महर्षि को। सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार ये दिया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को, उनकी कृति उदरसु पुछमाद के लिए। इस कृति को याद रख लेना। मिलान में अगर आ जाए, सिंगल लाइनर आ जाए, कहीं भी आ जाए तो आप आसानी से कर पाए। इसके बाद राजस्थान की पहली नैरो गेज हेरिटेज ट्रेन, ये कहाँ पर? पाली जिले में स्टार्ट की गई। गोरम घाट का नाम आपने सुना होगा, वहाँ पर स्टार्ट की गई है। और ये प्रदेश की पहली क्या है? विस्टाडोम हेरिटेज ट्रेन है। ठीक है। कोटा में प्रदेश के दूसरे पासपोर्ट कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। ये भारत का कौन सा कार्यालय होगा? 37वां। राजस्थान का कौन सा होगा? दूसरा। पहला ऑलरेडी जयपुर में है पासपोर्ट कार्यालय। माटी के लाल बाबोसा, एक पुस्तक लिखी गई है किनके द्वारा? वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र सिंह शेखावत द्वारा। किस पर आधारित है? इसको आप देख लीजिए। भैरव सिंह शेखावत हैं हमारे भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री। भैरव सिंह शेखावत की जीवन पर लिखी गई है। अगर मिलान में आ जाए आप आसानी से कर सकते हैं। प्रदेश का पहला फोर्टिफाइड चावल का पहला प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? बूंदी में लगाया जा रहा है। पहला है इसलिए लिख दिया, सिंगल लाइन में आ सकता है। ठीक है। और राजस्थान का पहला विश्व स्तरीय सिंथेटिक एस्ट्रो टर्फ फुटबॉल मैदान कहाँ बनाया जा रहा है? ये भी सिंगल लाइनर है, पहला है इसलिए ले लिया। कहाँ बनाया जा रहा है? विद्याधर नगर जयपुर के स्टेडियम। ठीक है। तो ये अक्टूबर माह की आपकी करंट अफेयर्स पूरी हुई। देखो करंट अफेयर में अपन ने कितना कुछ पढ़ा, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि मंथली अपन को पढ़ना ही उस हिसाब से है कि वो पेपर में आ सके, अपना स्थान पा सके। अब जितना एक बच्चा डेली अगर करंट अफेयर पढ़ता है, 20-50 फैक्ट याद करता है, उतना अपन ने मंथली में किया है। अब आप देख लो, अब एक बार जो बच्चा वैसे पढ़ रहा है ना कि डेली के 20-50 फैक्ट याद कर रहा है, सारा दिन करंट अफेयर्स ही पढ़ रहा है, वो एक बार अपने पिछले नोट्स को देख ले कि वास्तव में नोट्स ही तैयार हो रहे हैं, ये रद्दी की तैयारी हो रही है। ठीक है। फिर इसके लिए करना क्या है? अपन सिलेबस देख लीजिए, उसके बाद पेपर देख लीजिए कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या नहीं। अगर आपको 1% भी लगता है कि नहीं पूछे जा रहे, तो तुरंत उस रद्दी को साइड में कीजिए और एक नई पैटर्न पे अपनी तैयारी को प्रारंभ कीजिए। देखो होता क्या है, जैसे कैंसर डायग्नोज होता है ना किसी आदमी को, उसमें होता क्या है, एक सेल ही तो खराब होती है बॉडी की कोशिका। अगर टाइम पे डायग्नोज हो जाए तो कैंसर से भी बचा जा सकता है। इसी प्रकार तैयारी है, अगर टाइम पे पता चल जाए कि यार मैं गलत ट्रैक पे चल रहा हूँ, तो तुरंत अपना ट्रैक बदल दीजिए। अदरवाइज क्या है कि आदमी लास्ट तक क्या है, उस ट्रैक को नहीं छोड़ पाता। क्यों? क्योंकि आदमी का वही फिर कंफर्ट जोन बन जाता है और आदमी का कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकल पाता है। ठीक है। तो तैयारी उसी हिसाब से करिए जिस हिसाब से आपके पेपर में डिमांड है। एक महत्वपूर्ण कवि का कथन बता देता हूँ आपको। जयशंकर प्रसाद ने कहा है कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा पूरी क्यों हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपका ज्ञान तो कुछ है, क्रिया कुछ है और इच्छा कुछ है, तो आप क्या कर रहे हैं? ज्ञान तो आपका लिपिक वाला है, लिपिक वाला। क्रिया आपकी कबाड़ी वाली है। इच्छा आपकी क्या है? कलेक्टर वाली है। कैसे? लिपिक क्या करता है? चीज़ों को कंपाइल करता रहता है, बस लिखने का काम, टाइपिंग का काम। ठीक है। सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करना। आप नोट्स तो उसी हिसाब से बना रहे हैं लिपिक की तरह। ठीक है। क्रिया क्या होगी? कबाड़ी वाली। क्योंकि अगर मान लीजिए वो आपके काम नहीं आ रही तो वो क्या है? रद्दी है। ठीक है। सीधी सी बात है, वो रद्दी है। तो क्रिया कबाड़ी वाली नहीं करनी, ज्ञान भी लिपिक वाला नहीं लेना, और इच्छा क्या है आपकी? कलेक्टर की। तो हो पाएंगे क्या? जब तीनों में समरूपता होगी जब भी रिजल्ट आएगा, अदरवाइज रिजल्ट मिल रहेगा। ठीक है। तो इस क्लास में हमने करंट अक्टूबर अफेयर्स की अक्टूबर माह के करंट अफेयर्स को देख लिया। अब नई क्लास के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।